बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू IT अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11 की एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। इस पार्ट में हमने डिस्कस करना है MBR क्या चीज़ है, GPT एंड बायोस। ओके जी, मूव करते हैं स्लाइड की तरफ। मास्टर बूट रिकॉर्ड, समटाइम्स कॉल्ड MBR। बहुत दफ़ा आपको सुनने को ये मिला होगा या आपको इस वर्ड से आपका जो जहन है वो कहीं ना कहीं जो है ना आपके जहन में ये वर्ड घूमता होगा हर टाइम जब से आपने कंप्यूटर के साथ अपनी अटैचमेंट की होगी या की है या करेंगे, तो MBR के साथ आपका बहुत वास्ता रहेगा। सम टाइम जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जब हम MCSE की ट्रेनिंग लेने जाएं या MCITP की ट्रेनिंग लेने जाएं या RSCS से, ये जो सर्टिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, या आप A+ की सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग लेने जाएं या लिनक्स प्लस की सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग लेने जाएं, तो आपको MBR से ज़रूर वास्ता पड़ेगा। इसको डेटाबेस में पढ़ाने का क्या मकसद है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को या MBR को? इसको एक्चुअली डेटाबेस में पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों की बेसिक्स आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो बेसिक बिल्ड में हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मोर देन 5 आई थिंक नहीं होंगे, 5 तक हैं जी। ये चौथा लेक्चर और उसका पार्ट 2 है। और इसमें इंशाल्लाह जब हमारी ये बेसिक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि बेसिक टूल सेट जिसमें हमें जो इनिशियल जो चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके हम अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है। ओके जी, शुरू करते हैं जी। द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन अ कंप्यूटर इज़ बूटिंग, i.e. इसके अलावा स्टार्टिंग अप या स्टार्ट हो रहा हो, in order to find the operating system and load it into memory introduced by IBM in 1983। यहाँ तक बात समझ आ गई? नहीं आती आई तो अब इसको मैं ज़रा उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि MBR एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। जब आप कंप्यूटर से पावर का बटन ऑन करते हैं या दबाते हैं, जैसे ही पावर का बटन प्रेस किया तो एक आपके सामने ब्लैक कलर की स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाती है। उस पर कुछ नंबर चलना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ नंबर्स होते हैं। जब उसमें एक स्पेशल किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होता है, तो क्या करना होता है कि फिर जो सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने लोड करना है। लोड कहाँ पे करना है? लोड करना है रैम के अंदर, यानी कि मेमोरी के अंदर। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे बात की थी या सेकंड लेक्चर में कि जब भी मेमोरी की बात होगी तो दैट मीन सिंपली इज़ रैम, कंप्यूटर रैम की बात हो रही है। ओके जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के ऊपर लोड करने के लिए जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, हमें उसे आम ज़ुबान में MBR कहते हैं। तो कंप्यूटर को आपने पावर बटन प्रेस करके ऑन किया, उस पर ब्लैक कलर की स्क्रीन चली। जैसे स्क्रीन चली, उसने सबसे पहले जिस फाइल को ढूंढा उस फाइल का नाम होता है MBR। और MBR के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी डिस्क की किस पार्टीशन के ऊपर पड़ा है। जैसे ही उस पार्टीशन तक पहुंचता है तो वो उसको उठाता है और सिस्टम में लोड कर देता है। ओके जी, इस MBR को पहली दफ़ा जो यूज़ किया था या इंट्रोड्यूस किया था, वो IBM ने 1983 में इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए बताने का मकसद ये है कि आपके एक दफ़ा डीप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि MBR जो काम क्या करता है और किसने बनाया। तो IBM ने इंट्रोड्यूस किया जी 1983 में, और इसका काम क्या है कि इसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है रैम के ऊपर। जब रैम के ऊपर लोड होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास लॉगिन स्क्रीन आती है। अगर आपका MBR उड़ जाए, ये फाइल ही उड़ जाए MBR की, जिसे हम मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं, तो क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होगा। ओके जी, सम टाइम आपको विंडोज़ XP के ज़माने में ये एरर आता होगा कि मास्टर बूट रिकॉर्ड उड़ गया है जी। अब पढ़ते हैं जी निचले वाला जो पैराग्राफ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बूटिंग प्रोसेस या बूट प्रोसेस, द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सर्चिज फॉर द MBR। जैसे मैंने पहले बात की कि जैसे सिस्टम ऑन होगा उस पर पोस्ट एक प्रोसेस होता है वो चलता है, और उसके बाद वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायोस, आपको पहले ही पता है बायोस क्या होती हैं, अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा, वो MBR को सर्च करता है एंड देन लोड्स इट इनटू मेमोरी।
MBR को सर्च किया और फिर इसको मेमोरी में लोड कर दिया। आफ्टर विच MBR टेक्स ओवर, उसके बाद MBR का काम है, उसके बाद बायोस ने अपना काम छोड़ दिया। उसने कहा भाई मेरा काम था MBR को बता देना। अब MBR का काम है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है या नहीं करता। अब द बायोस इज़ ए स्मॉल प्रोग्राम दैट यूजली रिसाइड्स इन अ फ्लैश मेमोरी चिप, जिसे हम रोम भी कहते हैं, कंप्यूटर की रीड ऑनली मेमोरी जिसे कहते हैं। रोम की बेशुमार टाइप्स अभी आ गई हैं अवेलेबल। मैं हार्डवेयर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए मैं रोम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी की बात करूँगा कि हमारे पास जो रोम है, रोम के अंदर बायोस होती हैं। जैसे सिस्टम स्टार्ट करते हैं जो काले नंबर्स हमारे सामने आ रहे होते हैं वो बेसिकली रोम के अंदर से वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही होती हैं, उनको हम बायोस कहते हैं हम ज़बान में, या फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ओके जी, फ्लैश मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन द एब्सेंस ऑफ अ पावर सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि जो मेमोरी जिससे रोम की बात कर रहा हूँ कि आप सिस्टम बंद भी कर देंगे तो उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो चेंज नहीं होते, उसी के अंदर रहते हैं। द फर्स्ट सेक्टर ऑफ अ फिजिकल हार्ड ड्राइव इज़ द लोकेशन ऑफ MBR। अब मेरे ख्याल में सेक्टर की अगर आपसे बात की जाए और आपको समझ ना आए तो खुदा का नाम है वापस जाएं और मेरे सेकंड लेक्चर को आई थिंक या थर्ड लेक्चर को ज़रूर वापस रिपीट करें तो आपको पता चल जाएगा। मैंने सेक्टर की बात की थी, मैंने ट्रैक की बात की थी, मैंने क्लस्टर की बात की थी। ओके जी, तो हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर होता है, द फर्स्ट सेक्टर ऑफ फिजिकल हार्ड ड्राइव इज़ द लोकेशन ऑफ MBR एंड इट इज़ लोकेटेड आर प्लेस्ड इन द स्टार्ट ऑफ आ ड्राइव आर स्टोरेज। कहने का मतलब ये है कि जो हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होगा, जिसे समटाइम हम जीरो सेक्टर भी कहते हैं, उस लोकेशन पे MBR पड़ा होता है। या मास्टर बूट रिकॉर्ड एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो जो फाइल है वो हार्ड डिस्क के सबसे पहले सेक्टर के ऊपर लिखी पड़ी होती है। अभी बाद में मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, पहले ये समझ लें कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ या ये वाली डेफिनेशन या ये वाली डेफिनेशन। अ मास्टर बूट रिकॉर्ड इज़ 512 यानी कि 512 बाइट बूट सेक्टर दैट इज़ द फर्स्ट सेक्टर ऑफ अ पार्टीशनड डाटा स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ हार्ड डिस्क और समटाइम इट्स कॉल्ड पार्टीशनिंग स्टाइल। ओके जी, अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि या तो MBR को हम पार्टीशनिंग स्टाइल भी कहते हैं कि पार्टीशंस को क्रिएट कैसे करना है, उसका लेआउट क्या होगा, पार्टीशन बनाने का तरीका क्या होगा। समटाइम MBR को हम ये काम भी कहते हैं, ये टर्म भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और वैसे मैंने आपको क्या बताया कि MBR क्या होता है। MBR के अंदर आपके हार्ड डिस्क पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है उसके लोड होने की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि कहाँ से लोड होना है। और आपकी हार्ड डिस्क जितनी भी मतलब हार्ड डिस्क अगर आपके पास 1000 GB है और उसके अंदर आपने 10 या 20 या 30 पार्टीशंस क्रिएट कर ली हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन भी MBR के अंदर होती है, यानी कि MBR वाली फाइल के अंदर होती है। और MBR का साइज़ क्या होता है जी, 512 बाइट। कैसे बनता है जी 512 बाइट, यहाँ से पढ़ लेते हैं। 446 बाइट का इसके अंदर होता है बूटस्ट्रैप MBR कोड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ बूट लोडर। अभी बूट लोडर का एक मैंने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया है, या भी करना है, तो जब आप बूट लोडर का लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बूट लोडर की यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। असल में क्या है कि MBR एक 512 बाइट का चूँकि होता है, इसके अंदर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती। तो चूँकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया या बड़ी स्टोरेज हमारे पास आ गई है, जब 2 GB हार्ड डिस्क या 3 GB या 4 GB की हार्ड डिस्कें होती थी उस वक्त बूट लोडर जो था वो अलग से नहीं होता था, MBR के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती थी। अलग से होता था लेकिन उसकी जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थी वो MBR के अंदर पड़ी होती थी, मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर। अब क्या होता है कि बूट लोडर अलग से होता है और अलग से जो बूट लोडर होता है उसको चलने का जो कोड है वो MBR के अंदर स्टोर होता है, जिसे हम बूटस्ट्रैप या MBR कोड कहते हैं। और 64 बाइट का इसके अंदर पार्टीशन टेबल होता है जी, और 2 बाइट का इसके अंदर सिग्नेचर होता है, मोस्ट ऑफ टाइम्स कॉल्ड MBR सिग्नेचर और MBR इट्सेल्फ। ओके जी, फाइनली बात करते हैं जी। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी, जब हम थ्रो एक डायग्राम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एन MBR कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बूट लोडर, ठीक है जी, हार्ड डिस्क लेआउट, पार्टीशन स्ट्रक्चर, इंस्टॉल्ड OS एंड लॉजिकल और एक्सटेंडेड पार्टीशंस इंफॉर्मेशन। तो इस सारे अगर इस स्लाइड के मैं इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करूं तो आपके पास MBR में क्या होगा, आपके पास जितनी हार्ड पार्टीशंस आपके हार्ड डिस्क के ऊपर बनी हुई हैं उन सब
कई इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, चाहे वो एक्सटेंडेड हैं, चाहे वो आपकी प्राइमरी पार्टीशंस हैं या लॉजिकल हैं, एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल। ओके जी। और आपका ओएस कहाँ से स्टार्ट होना, मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपकी एक स्टोरेज, मतलब अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है उसकी मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो MBR की फ़ाइल के अंदर पड़ी होती है। और वो MBR की फ़ाइल कहाँ पे पड़ी होती है, आपके हार्ड डिस्क के सबसे पहले सेक्टर के ऊपर पड़ी होती है। ओके जी। अब इसमें एक जो है ना हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी प्यारी सी, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। पेंट में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, बस आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है जी। हाँ इसको, सॉरी मैं यहाँ इससे स्टार्ट करता हूँ। शायद मेरा माउस भी जो है ना वो भी कह रहा है कि बस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक हार्ड डिस्क है जी, प्लेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस हार्ड डिस्क के अंदर आप कहें कि मुख्तलिफ पार्टीशंस आपने बना ली। इस हार्ड डिस्क को मैं ऐसे करता हूँ कि अंदर से ये हार्ड डिस्क कैसे होगी या नहीं होगी, मैं इसको ना ऐसे यहाँ से साइड पे मूव भी कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसको इस डिज़ाइन में लेके आता हूँ कि आपके पास ये हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क के अंदर आपने एक ये पार्टीशन बना ली कहीं, और आपने फिर एक और मज़ीद पार्टीशन बना ली ये, और एक ये सारी लॉजिकल काम हो रहा, फिज़िकल ये हमारे पास आ रहा है जिसमें ट्रैक हैं, जिसमें सेक्टर हैं, जिसमें क्लस्टर हैं, जिसमें सिलेंडर हैं। और फॉर एग्जांपल इस तरह आपकी एक हार्ड डिस्क बनी हुई, इसमें मतलब पार्टीशन बनी हुई हैं। अब ये सिस्टम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं यहाँ पे किसी डायग्राम के थ्रू, शायद डायग्राम मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसको मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मूव हो जाए। नहीं हो रहा जी, कोई बात नहीं है जी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओहो भाईजान, और मैं सोचता हूँ कि कहीं यहाँ पे ना आपका इस जगह पे आपका MBR पड़ा होता है, इसमें MBR लिख देते हैं। आज मेरा माउस बहुत मसला कर रहा है। MBR मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, और अब मैं इसको ऐसे गोल कर देता हूँ कि ये आपकी पूरी हार्ड डिस्क है। तो पूरी हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी पार्टीशंस बनी उन पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन, और हार्ड डिस्क के अंदर कितने सेक्टर हैं लॉजिकल, क्लस्टर कितने हैं, सिलेंडर कितने हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपकी इस MBR की फ़ाइल के अंदर पड़ी होगी। और ये MBR कहाँ पे एग्जिस्ट करता है जी, पहले सेक्टर के ऊपर। ओके जी। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, आपको पता चल गया जी। और MBR के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जी, बूटस्ट्रैप या MBR कोड, पार्टीशन टेबल और उसका सिग्नेचर MBR का। यहाँ आप देखते हैं जी, अब आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट समझ आ जाएगी। अब आपके पास ये जी मास्टर बूट रिकॉर्ड, और फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पार्टीशन है, एक आपके पास हार्ड डिस्क है, और उस हार्ड डिस्क के अंदर आपने CEF, यहाँ से मैं ना पेंसिल वगैरह भी चूज़ कर लेता हूँ, कोई हाइलाइटर, और आपके पास एक पार्टीशन है C, देन EF 1 2 3, चौथी आपने लॉजिकल ड्राइव बनाई और उस एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाया, और एक्सटेंडेड के अंदर फिर आपने लॉजिकल ड्राइव किए 1 2 और 3। N का मतलब है कि आगे नेक्स्ट, मतलब और जितने भी आप बना सकते हैं, जितनी मैक्सिमम उसकी तादाद, जब N की बात आती है तो इसमें मतलब आगे फर्दर। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब ये आपका है जी MBR के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इस पार्टीशन की टेबल, इस पार्टीशन का टेबल है, तो फर्स्ट पार्टीशन आ गई। फिर सेकंड पार्टीशन है, उस सेकंड पार्टीशन का पार्टीशन टेबल आ गया। और पार्टीशन टेबल के अंदर क्या होता है, आपके लॉजिकल सेक्टर, आपके क्लस्टर, आपके सिलेंडर और सारी चीज़ें इस तरीके से। ये फिर लॉजिकल की फोर्थ पार्टीशन, और उसके अंदर फिर आपकी ये जो लॉजिकल ड्राइव एक्सटेंडेड पार्टीशन फोर्थ चौथी, और उसके अंदर लॉजिकल पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन। और इस सारे को अगर कंक्लूड कर दें तो पार्टीशन टेबल बना। यहाँ पे देख लें आपको कि पार्टी 1 हर पार्टीशन की अलग से एंट्री,
ये फिजिकल पार्टीशन है फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह, और इसके अंदर फिर इनका पार्टीशन, एक इनका अपना टेबल पार्टीशन एंट्री टेबल जैसे कहते हैं, और फिर पार्टीशन टेबल मुकम्मल हार्ड डिस्क का, और उसके ऊपर कहीं आपका मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड बैठा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, लो जी एड्रेस, ये हेक्साडेसिमल है जी, हेक्सा एड्रेस ऑक्टल और ये डेसिमल। अब डेसिमल में 440 बाइट का वो कह रहा है जी डिस्क सिग्नेचर होता है, डेसिमल की बात करें, और 444 यानी कि 4, ये समटाइम जो है ना 2 बाइट इसके जो हैं वो नल भी होते हैं, ये किसी और काम के लिए छोड़े होते हैं। 446 बाइट आपके टोटल, यानी कि 444 जमा 2, 40 44 पर जमा 2, ये 46 बने। इसमें टेबल ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस 416 बाइट एंट्रीज IBM पार्टीशन, यानी कि IBM का जो स्टाइल है, क्योंकि IBM ने इंट्रोड्यूस किया MBR को, तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, और फिर कहीं आपकी 2 बाइट की MBR का जो सिग्नेचर होता है। इसका एड्रेस क्या होता है जी, ये इसका यहाँ पे कहीं जो है ना ये डेसिमल एड्रेस है इसका, और ये इसका ऑक्टल एड्रेस है, और ये इसका हेक्सेड का एड्रेस है, और इसका बाइट, इसका साइज़ अगर देखें तो आप ये वाला बन रहा है। अब हर पार्टीशन का अपना एक पार्टीशन एंट्री टेबल होता है, और मुकम्मल स्टोरेज का एक पार्टीशन टेबल बनता है, और उसके ऊपर कहीं बोर्ड रिकॉर्ड होता है, मास्टर बोर्ड को जिसे MBR कहते हैं। तो MBR को अगर मैं यहाँ पे फिर एक और एग्जांपल है जी, ये कोड जिसमें 440 और 444 4 बाइट हम कहते हैं ऑप्शनल डिस्क सिग्नेचर, ठीक है जी, और 443 यूरिनल जी, इसका एड्रेस ये होता है, और फिर टोटल टेबल ऑफ पार्टीशन, टेबल ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस 64 बाइट का इसने ये कह दिया, ये होता है जी, और 446 जिसमें 4 बाइट ये कह रहा है जी ऑप्शनल डिस्क सिग्नेचर के होते हैं, 2 खाली पड़े होते हैं, तो 6 और 446 बन गए। और यहाँ पे इसकी प्राइमरी पार्टीशंस की टेबल का स्ट्रक्चर 64 बाइट का ये होता है, और 2 बाइट का ये मुकम्मल बना के 512 बाइट आपके बनेंगे। और किस एड्रेस पे लोकेट करता है जी, ये MBR सिग्नेचर करता है इस एड्रेस पे, हेक्सा के इस एड्रेस पे। और फिर अगेन यही एक तीसरी मैंने एग्जांपल डाली हुई है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया जी मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड क्या होता है। मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड के अंदर जब आपने पहली दफ़ा हार्ड डिस्क लगाई और हार्ड डिस्क को इनिशियलाइज़ किया, तो उस हार्ड डिस्क के अंदर एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या था जी, पार्टीशन टेबल आता है, मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड आता है, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक फ़ाइल के अंदर स्टोर होती है। उस फाइल को हम नॉर्मली MBR कहते हैं। उसके अंदर सिर्फ वो तो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि पार्टीशन का लेआउट, उसका स्ट्रक्चर, उसका एंट्री टेबल और उसके सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अ पार्टीशन, वो आपकी MBR में अवेलेबल होती। आई थिंक ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लिमिटेशन ऑफ MBR। MBR वर्क विद मैक्सिमम 2 TB साइज ऑफ डिस्क, मैक्सिमम 4 पार्टीशन वी कैन क्रिएट विद इन MBR पार्टीशनिंग स्टाइल। अब ये देखें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इनको याद रखें आप कि MBR डिस्क, आपके पास MBR अगर स्टाइल है पार्टीशनिंग का, तो आप 2 TB डिस्क से ऊपर के साइज़ के साथ MBR में ये काम नहीं कर सकते। उसके लिए एक और स्टाइल होता है, उसे बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम 2 TB की हार्ड डिस्क आप, अब ये ऐसे ही कि आप अपने लैपटॉप में 2 TB की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। 2 TB से ऊपर के उसने काम ही नहीं करना बायोस वाले लैपटॉप में। अभी बायोस भी हमारे पास कई किस्म की होती हैं। ओके जी, मैक्सिमम 4 पार्टीशन वी कैन क्रिएट विद इन MBR पार्टीशनिंग स्टाइल। 4 पार्टीशन का मतलब है कि 4 प्राइमरी पार्टीशंस। अगर आपने एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करनी है तो आपको चौथी पार्टीशन को एक्सटेंडेड बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर आपकी लॉजिकल ड्राइव क्रिएट होंगी। और लॉजिकल ड्राइव का ये नुकसान क्या मैंने पिछले लेक्चर में बताया शायद आपको, कि समटाइम क्या होता है कि आपने जब किसी फॉर एग्जांपल आपके पास आपने 4 लॉजिकल वॉल्यूम बनाए थे, चौथा ख़राब हो गया किसी वजह से, आपने चौथे को डिलीट किया तो पहले 3 भी डिलीट हो जाते हैं, तो आपका सारा डाटा ही गया। तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लॉजिकल जो है ना जो वो ना बनाएं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये लिनक्स के साथ इशू नहीं है, लिनक्स बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्यों है ये आपको यूज़ करके पता चलेगा। ओके जी, नंबर 3 पे ये कहता है जी, इफ़ वी नीड टू क्रिएट अ मोर देन 4 पार्टीशंस वी हैव टू क्रिएट 3 प्राइमरी पार्टीशन, देन 4th वन विल बी एक्सटेंडेड एंड फर्दर पार्टीशंस कैन बी क्रिएटेड विद इन एक्सटेंडेड पार्टीशंस।
यानी कि 4 पार्टीशन बना सकते हैं, ज़्यादा बनानी है तो आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन बनानी पड़ेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस आर 27 इन MBR पार्टीशनिंग स्टाइल। मास्टर बूट रिकॉर्ड के थ्रू अगर आपने पार्टीशंस बनानी है, यानी MBR को यूज़ करते हुए पार्टीशन बनानी है, तो आप 27 मैक्सिमम पार्टीशन बना सकते हैं, मैंने पहले ही बात की थी। और नंबर 5 पे, इफ़ वी हैव एन इशू विद इन एक्सटेंडेड पार्टीशन एंड द पार्टीशन मार्क्ड फॉर डिलीशन, इट कैन काज टू डिस्टर्ब द होल EBR एक्सटेंडेड बूट रिकॉर्ड। जैसे MBR तो पूरी डिस्क का होता है ना, हार्ड डिस्क का, और उसके अंदर जितनी भी हार्ड डिस्क की पार्टीशंस बनी हुई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। इस तरह एक्सटेंडेड बूट रिकॉर्ड भी होता है, जो कि हर पार्टीशन के अंदर, यानी कि हर जो लॉजिकल ड्राइव उसके अंदर पड़ा होता है। अगर वो, ये एक्सटेंडेड ड्राइव की बात कर रहा हूँ, यानी कि हर पार्टीशन के अंदर जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है उसके अंदर एक EBR होता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी सारी की सारी लॉजिकल जो ड्राइव्स हैं वो उठ जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, या उनके अंदर आप डाटा नहीं रख सकते, डाटा भी ज़ाया हो जाता है आपका। देयर कैन बी अ करप्शन ऑफ MBR इफ़ वी हैव ड्यूल बूट विंडोज़ एंड लिनक्स ऑन द सेम मशीन। अब सम टाइम ऐसा होता होगा, आपने कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपने पहले से विंडोज़ इंस्टॉल की हुई थी और बाद में आपने उसके ऊपर इंस्टॉल कर लिया लिनक्स के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को। दैट में भी आपका फेडोरा हो सकता है, वो आपके पास सेंटोस हो सकता है, वो आपके पास उबंटू हो सकता है। मोस्टली हम उबंटू यूज़ कर लेते हैं लैपटॉप्स पे। तो फिर क्या होता है कि आपका MBR, जब तक आपने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए हुए हैं तब तक तो ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार अब हमें इसकी ना ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ हमें रिमूव कर देते हैं, या हम रिमूव करते हैं अपने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपके दोनों सिस्टम ही बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद हो जाते हैं, ये बात की बहस है। ओके जी, तो MBR की ये मैंने लिमिटेशंस बता दी हैं कि 2 TB से ऊपर के हार्ड डिस्क को ये सपोर्ट नहीं करता। मैक्सिमम 4 पार्टीशन इसके अंदर बना सकते हैं। चारों पार्टीशन या प्राइमरी बनाएं, अगर 4 से ज़्यादा आपने बनानी है तो फिर आपको एक्सटेंडेड फोर्थ क्रिएट करनी पड़ती है, और फोर्थ के बाद उसमें सब पार्टीशन जिनको हम लॉजिकल टाइप कहते हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी जी। और ये यहाँ की इसकी ये सारी लिमिटेशंस हैं MBR की। मूव करते हैं जी नेक्स्ट। दूसरा हमारे पास है जी GPT, जैसे GUID पार्टीशन टेबल भी कहते हैं आम ज़बान में। GPT ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशनिंग टेबल। जिस तरह MBR है इस तरह हमारे पास GPT भी है। ओके जी, बेनिफिट्स बताते हैं जी पहले GPT के क्या होते हैं। ये इसी तरीके से है जैसे हमारे पास बेसिक डिस्क थी, और बेसिक डिस्क में कुछ लिमिटेशंस थी, और फिर हमारे पास डायनेमिक डिस्क थी। डायनेमिक डिस्क में बेशुमार हमारे पास बेनिफिट्स थे, कुछ उसके भी लिमिटेशंस थी। इसी तरीके से अब GPT हमारे पास नया पार्टीशनिंग टेबल या स्टाइल आ गया। तो MBR की हमने बात की और हमने कहा जी फर्स्ट सेक्टर के ऊपर ये होता है हार्ड डिस्क के, और अगर हमारे पास MBR इसका डिलीट हो जाए या ख़राब हो जाए या कोई इशू आ जाए तो पूरी की पूरी सारी पार्टीशन और आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसको रीबिल्ड करना भी एक टेक्निक है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता कि हर बंदा उसे रीबिल्ड कर ले। उसके लिए आपको प्रॉपर किसी टेक्निकल बंदे से कंसल्ट करना होता है। तो पार्टीशन के साथ ज़्यादा खेलना भी समटाइम नुकसानदेह साबित होता है। ओके जी, GPT पार्टीशन टेबल को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, GPT is a newly introduced partitioning style and it's rapidly replacing MBR partitioning style. नंबर 1, क्यों रिप्लेस कर रहा है? क्योंकि MBR के अंदर लिमिटेशन है कि आप 4 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन नहीं बना सकते। अलाउ पार्टीशंस लार्जर देन 2 टेराबाइट्स। ओके जी, तो आपके पास उसमें बेसिक डिस्क में या उसमें MBR में क्या था कि आप 2 टेराबाइट से ऊपर की पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब देखें ये फाइल सिस्टम का एरर नहीं है। NTFS तो आपको कहता है कि आप 15 TB की बनाना चाहते हैं, वो पार्टीशन तो बनाएं, लेकिन आपको MBR मना कर रहा है। तो ये देखें, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों ये कहता हूँ कि आपके पास बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। तो आपके पास लिमिटेशन आ गई MBR की। तो MBR में एक लिमिटेशन ये थी कि आप 2 TB से ऊपर की पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर आप ये कंपैरिजन करने बैठ जाएं कि भाई मैं 2 TB से ऊपर की पार्टीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रही, हालांकि NTFS अलाउ करता, क्यों नहीं हो रही? तो बाद में पता चला कि आपको MBR की वजह से नहीं हो रही थी। आज के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये कन्फ्लिक्शन आपका क्लियर हो जाएगा जी, या हो गया है अभी तक। ओके जी, आप 2 TB से ऊपर की जितनी मर्जी पार्टीशन बनाएं जी, कोई आपको इशू नहीं है। कुछ OS कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा की बना सकते हैं आप। एडेड रिलायबिलिटी फ्रॉम रेप्लिकेशन एंड साइकिल रिडंडेंसी चेक CRC भी जिसे कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टीशन टेबल।
इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट किया आपने हार्ड डिस्क, जब जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना शुरू करता है, तो जो जीपीटी टेबल है, पार्टीशनिंग टेबल क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली ना उसके एरर्स को फिक्स करता रहता है। जबकि ये काम हमारे लिए एमबीआर के अंदर अवेलेबल नहीं था। एमबीआर के अंदर क्या होता था जी, हमें समटाइम वो एक एरर आता था कि आपका ये जो फाइल सिस्टम चेक होने वाला है, और वो फाइल सिस्टम चेक होने पे कई दफ़ा घंटों घंटों लगा रहता था, बल्कि 2-2 3-3 दिन तक लगा रहता था। अगर वो चेकिंग के दौरान ही कहीं जो है ना वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वजह से बंद हो गया, सिस्टम शटडाउन हो गया, तो आपका पूरा उसका पार्टीशन टेबल ही उड़ जाता था। ये एक इशू था उसके अंदर। और फोर्थ नंबर पॉइंट पे जी, कैन क्रिएट अप टू 128 प्राइमरी पार्टीशंस और वन डिस्क यूजिंग जीपीटी, नो नीड फॉर एक्सटेंडेड पार्टीशंस। अब देखें जी, सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप डायरेक्टली कहाँ आप 3 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते थे, और फिर चौथे के लिए आपको जो है ना एक्सटेंडेड बनाने के लिए आपको एक्सटेंडेड बनाना होती थी, उसके अंदर लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करते थे। अब आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीपीटी पार्टीशनिंग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, या जीपीटी जो डिस्क स्टाइल यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो आपको 128 प्राइमरी पार्टीशंस बनाने का मौका मिल सकता है। तो आपको क्या ज़रूरत है एक्सटेंडेड पार्टीशंस बनाने की, या उसके अंदर लॉजिकल ड्राइव बनाने की, जिसकी वजह से आपके लिए कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आप डायरेक्टली 128 प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं। वैसे इतने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कभी बन जाए कि सिनेरियोज में ज़रूरत पड़ती है बंदे को, तो आप 128 पार्टीशंस बना सकते हैं, और वो भी 2-2 टीबी से ऊपर की एक पार्टीशन। ओके जी। प्रोवाइड डुप्लीकेट पार्टीशन टेबल स्ट्रक्चर एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द डिस्क which makes recovery from some type of user errors, bugs and disk damage possible। मैंने अभी बात किया आपको कि इसके अंदर सीआरसी चेक क्या करता है। आपका सिस्टम समटाइम क्या होता है कि आपका पार्टीशन टेबल किसी वजह से ख़राब हो गया, या जीपीटी टेबल ख़राब हो गया। एमपीआर में क्या था कि वो चूंकि स्टार्ट में पड़ा होता था कि अगर वही ख़राब हो गया तो फिर आपका पूरा सब कुछ हार्ड डिस्क ही गई, आपको रीबिल्ड करना होता था दोबारा से। पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट होगी, दोबारा आपका एमबीआर का जो मास्टरबोर्ड रिकॉर्ड का जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है वो दोबारा से रीबिल्ड होगा। जीपीटी आपको ये बेनिफिट देता है कि स्टार्ट और एंड में दोनों में पड़ा होता है, यानी कि लास्ट सेक्टर पे हार्ड डिस्क के और फर्स्ट सेक्टर के हार्ड डिस्क पे। अगर फर्स्ट सेक्टर वाला स्टार्ट जो है जो होगा वो फर्स्ट सेक्टर वाले होगा, जैसे ही किसी वजह से फर्स्ट सेक्टर वाले में कोई इशू आ जाता है और दोनों सिंक नहीं करते आपस में, एंड वाला और फर्स्ट वाला, तो ये क्या करता है कि दोनों को सिंक करने के लिए जिसमें एरर होता है, जो सही होता है उसमें, और फॉर एग्जांपल एंड वाले में कोई इशू नहीं था, फर्स्ट वाले में इशू आ गया, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाले से वो सही पॉइंट थे वो उसको एक्यूरेट कर लेगा, और आपको इस तरह क्या मिलेगा, इस तरह आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, और आपको जो इश्यूज़ हैं वो हार्ड डिस्क के कम से कम मिलेंगे। प्रोवाइड चेक सम ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स विच इनेबल्स डाटा डिटेक्शन ऑफ सम टाइप ऑफ पार्टीशन टेबल डैमेज। अभी मैंने बात की कि वही बात कि इसमें खुद ये जो है ना चेकसम करता रहता है, ये एरर्स को डिटेक्ट करता रहता है। इसके अलावा ये क्या मिलता है जी, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर बूट ऑप्शन। अभी आजकल अगर आपको मौका मिला हो, ये तो आपके लिए कॉमन चीज़ होगी कि सिक्योर बूट का मतलब ये होता है कि आप बूट लेवल पे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चला और वहाँ पे आप उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। ये भी हम देखेंगे, इसको चला के इसकी मैं लैब करवाऊँगा आपको। लिमिटेशन क्या है जी, रिक्वायर्ड UEFI और EFI बेस्ड सिस्टम्स। ये क्या है जी, UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फिर्मवेयर इंटरफेस। इसको देखते हैं जी आगे। तो जीपीटी आगे ले जी, बड़ी प्यारी चीज़ आ गई जी आपके पास। एमबीआर को जी, इसके अंदर क्या है जी, एमबीआर की इसके अंदर जान नहीं छूटी। तो आपकी पहली पार्टीशन है, दूसरी पार्टीशन है, तीसरी पार्टीशन है, फोर्थ पार्टीशन है, और सो जितनी भी पार्टीशन हैं उनको प्रोटेक्टिव कर दिया है इसने। और उसके आगे चलेगा जी प्राइमरी GUID पार्टीशनिंग एंट्री अरे, क्योंकि आपकी यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपकी 128 तक पार्टीशन बना सकते हैं आप। अब यहाँ पे पार्टीशन CI EI और N to 128 पार्टीशंस। अब यहाँ पे देखें कि आपका ये एंट्री, यहाँ पे पार्टीशन टेबल का हेडर पड़ा है सारा मुकम्मल, आपके पास इंफॉर्मेशन इसकी पड़ी, और यहाँ पे इसका बैकअप पड़ा है। तो स्टार्ट में और एंड में आपके पास GUI पार्टीशन एंट्री अरे का मुकम्मल आपके पास उसका बैकअप पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट सेक्टर पे, एंड सेक्टर पे, और MBR को इसने प्रोटेक्टिव कर दिया है। अब आपके समझ आ गई होगी कि MBR में और GPT पार्टीशनिंग स्टाइल में क्या फ़र्क है। ओके जी, न डिस्कार्ड इसे मैंने किया, सॉरी। इसको हमने पढ़ लिया है। अब अभी मैं बात कर रहा था बायोस टाइप्स की।
तो हमारे पास सर दो किस्म की बायोस आजकल आ गई हैं, एक वही ओल्ड स्टाइल बायोस और एक हमारे पास UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस सपोर्टेड बाय GPT लेटेस्ट बायोस इंटरफेस। ओके जी, फर्स्ट टाइम इंटेल ने एक जो है ना ये फैसिलिटी या ये चिप अपने बोर्ड्स के अंदर साथ इंट्रोड्यूस की, जिसे हम वो EFI पहले आया ये और फिर बाद में UEFI आ गया। अगर आपने अपने पार्टीशनिंग स्टाइल को लेके जाना है GPT पे, तो आपकी जो बायोस है ना उनका EFI होना ज़रूरी। अगर वो नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? नंबर 1 पता चलेगा जी, आपको बायोस लेवल पे आप माउस से काम कर सकेंगे। कैसे काम कर सकेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके अंदर सिक्योर बूट है, फास्ट बूट। आपने आप देखा होगा SSD हार्ड ड्राइव लगाई है, अभी आपने बटन ऑन किया और फ़ौरन आपके पास सिस्टम ऑन। इसका मतलब फास्ट बूट का कॉन्सेप्ट पे आ गया। और सिक्योर बूट का मतलब है कि इनक्रप्शन ऑन बूट लेवल। नंबर 3 पे सपोर्ट फॉर GPT पार्टीशनिंग स्टाइल, यानी कि GPT पार्टीशन को भी सपोर्ट करता है स्टाइल को। लेगेसी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सपोर्टेड बाय MBR। अब MBR क्यों आज तक चला आ रहा है? इसलिए चला आ रहा है कि हमारी बायोस रिप्लेस नहीं हुई। अब देखें, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपने GPT पार्टीशनिंग स्टाइल पे जाना है तो आपकी बायोस जो है वो UEFI टाइप की होनी चाहिए। और अगर आप UEF उस पर जाना चाहते हैं GPT पे, लेकिन अगर आपकी बायो सिस्टम जो है, सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर का जो आर्किटेक्चर है, वो UEFI बायोस को सपोर्ट नहीं करता या उसके अंदर वो अवेलेबिलिटी है, वो फैसिलिटी नहीं है, देन आप GPT पे मूव नहीं कर सकते। तो जब आपने कोई हार्डवेयर लेना होता है तो आपने पहले से डिसीजन करना होता है कि मैं अपने डाटा सेंटर में क्या क्या चीज़ें अवेल करूँगा। ओके जी, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा जी IDRAC/DRAC इंटीग्रेटेड डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर। यहाँ पे मैं सर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सर या मैडम जो भी सुनने वाले हैं, कोई ये नाराज़ ना हो जाए कि मैंने सर कहा और मैडम नहीं कहा। ओके जी, ये यहाँ पे जी हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं सारी। ये सिस्टम मेरे अभी डाटा सेंटर में अवेलेबल चल रहा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। हार्ड डिस्कें कम है, इसमें हार्ड डिस्कें ज़्यादा हैं। ओके जी, ये आपके पास है इंटरफेस इथरनेट के 1 2 3 4। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो कहीं नज़र आ जाएगा आपको। 1 2 3 4, इसके साथ USB इंटरफेस। यहाँ पे IDRAC लिखा हुआ है। ID का मतलब होता है, I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। कुछ चीज़ें आपके बोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड होती हैं। जैसे हम कहते हैं जी हमारा बिल्टन VG कार्ड लगा है सिस्टम में। बिल्टन VG कार्ड का क्या मतलब है कि आपको डिस्प्ले कार्ड बिल्टन बोर्ड के साथ इम्बेड किया हुआ है। इसी तरीके से जो कुछ कार्ड होते हैं जो हमें सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सिस्टम बंद है, सिर्फ पावर आ रही है उस सिस्टम के अंदर, और आप चाहते हैं कि उस सिस्टम को घर से बैठ के आप ऑन कर दें। तो घर से बैठ के कैसे ऑन करेंगे उसको? अब आप अपना हाथ तो नहीं ले जा सकते पावर बटन तक। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आपके पास एक कार्ड सर्वर्स के अंदर लगा होता है, और उस कार्ड को हम कोई ना कोई IP असाइन कर देते हैं, और वो नेटवर्क के ऊपर हर टाइम पिंग कर रहा होता है या वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है अगर आपके सिस्टम में सिर्फ पावर आ रही है। पावर आने का मतलब है कि आपका बोर्ड तक पावर पहुंच रही है, सिस्टम पावर ऑन नहीं है। सिस्टम को पावर ऑन करना है आपने, तो बोर्ड तक पावर सप्लाई पहुंच रही है। तो ये जो IDRAC कार्ड होता है, ये डेल के सिस्टम में, IBM में भी होता है, HP में भी होता है, ये आपको बाकी जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं हमारे पास हार्डवेयर के, उन सब में मिलेगा। मैंने चूँकि डेल का यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने डेल की इसलिए यहाँ पे डेल लिख दिया। तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना जी, IDRAC कार्ड कहाँ से ढूंढें। ये कुछ सिस्टम्स के अंदर बिल्टन होता है, जिनके अंदर नहीं होता लोग फिर बाज़ार से परचेज़ करके बाद में लगा लेते हैं। जैसे अब I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, और DRAC का मतलब होता है कि आप बाद में ख़रीद कर लगा लें, जैसे डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर भी कहते हैं। प्रोवाइड्स अ ब्राउज़र बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस आर बोथ फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द सर्वर हार्डवेयर। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, उस IP को एक्सेस करेंगे ब्राउज़र में। अगर आपने लाइव IP दिया या स्टैटिक IP दिया या इंटरनेट वाला IP दिया या पब्लिक IP दिया, तो आप घर से बैठ कर उस सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। कैसे ऑन कर सकते हैं जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके जी, चलते हैं जी फिर हम यहाँ पे। ये मेरे पास एक सर्वर है, अभी मेरे पास वो चल रहा है इस टाइम रनिंग कंडीशन में, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसने मुझे एक एरर दिया क्योंकि HTTPS था इसकी कनेक्शन। मैं मोर इन्फॉर्मेशन पे गया, यहाँ से मैंने कहा गो टू जी नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन आप चलाओ फिर भी। इसने मुझे एक लॉगिन पेज दे दिया। ये मेरे पास जी इंटीग्रेटेड डेल रिमोट एक्सेस कंट्रोलर 8 आ गया, और ये इसका लेवल देखें जी इंटरप्राइज़ है। आपने एक्सप्रेस नहीं लेना, इंटरप्राइज़ लेना है। एक्सप्रेस के अंदर ना बहुत सारे फीचर नहीं मिलते आपको।
ये आगे शो करवा रहा है और डेल का मुझे मॉडल बता रहा है। ये आईपी मेरा जो ये 172.168.96 ये मेरे उस कार्ड को मैंने कल असाइन किया था। यहाँ पे मैं इसका रूट यूज़र लिखता हूँ। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है ना, वो रूट इसका यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है कैल्विन, CALVIN। डेल की साइट पे भी आप देखें तो वहाँ से मिल जाएगा। मैंने इसका चेंज किया हुआ है। ओके जी, ये मैंने इंटर किया पासवर्ड और इसने मुझे इसकी सिस्टम तक ले जाएगा। अब देखें जी, मैं रिमोटली अपने सिस्टम को मैनेज कर रहा हूँ। सम टाइम क्या होता है कि आपने वीडियो बनानी होती है सिर्फ बायोस की, तो आप जाके जो है ना उसके सामने कैमरा लगा के बैठ जाते हैं स्क्रीन के सामने, तो अब इस सेंस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें इसमें जो मेरे पास एक्सप्रेस बायोस वो है ना कंट्रोलर, वो मुझे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं देता। तो सबसे पहले मैं सर्वर पर शुरू हो जाता हूँ जी। सर्वर के अंदर लगी होती हैं बैटरीज, जिनके अंदर हमारी जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये देखें जी, स्टैंडर्ड बोर्ड COMS बैटरी गुड स्टेटस गुड्स, पर्क 1 ROMB बैटरी। ठीक, ये पर्क 1 से मुराद है कि एक हमारे पास रेड कंट्रोलर की बैटरी होती है और एक हमारे पास सिस्टम बोर्ड की बैटरी होती है। ये दोनों के स्टेटस गुड है। अब यही काम करने के लिए आपने सिस्टम को बंद करना था, बंद करके आपने पावर ऑन करना था, फिर F2 दबाना था, फिर सेटअप में जाना था और वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन लेनी थी। इस सूरत में क्या हुआ कि आपके पास सर्वर चल रहा है इटसेल्फ, बंद नहीं हुआ, और चलते हुए सर्वर पे आप उसके हार्डवेयर को एक्सेस करके देख सकते हैं। लॉग्स इसके अंदर बने हुए हैं जी। यहाँ पे ये पूरे लॉग्स आ रहे हैं जी। पावर सप्लाई आर रिडंडेंट, रिडंडेंट से मुराद है कि इसके अंदर 2 पावर सप्लाई लग रही हैं। यहाँ पे इसने कहा जी 9:48 पे कल ये जो ना लॉस्ट होगी इसकी पावर, ये लॉग्स आ रहे हैं। अब कोई बंदा अचानक से आपके सिस्टम को आके बंद कर दे और अगले दिन कोई माने ही ना ये कि जब सिस्टम बंद किया भी था कि नहीं किया था, तो आपको यहाँ से ये लॉग्स में से आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम कितने कितने कैसे कैसे बंद हुआ है। क्या पावर अचानक, यहाँ पे देखें जी पावर सप्लाई 1 की पावर लॉस हुई, यहाँ पे रिडंडेंसी लॉस हुई। ये कल मैं इसको बंद करता रहा था इस टाइम पे, नहीं संडे को, ये सारे इसके डेज आ रहे हैं। और ये लाइव प्रोडक्शन सर्वर मेरे पास चल रहा है इस टाइम। इस पर क्या चल रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे जी पावर और थर्मल, ये देखें जी पावर मॉनिटरिंग। इस टाइम इसका क्या ग्राफ आ रहा है, ये सारा इसका आ रहा है। कितना फेलर थ्रेशोल्ड क्या है जी, वायरिंग थ्रेशोल्ड क्या है, ये सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। और ये दिखाने का मकसद भी ये था इस लेक्चर में कि आपको पता चल जाए कि जब आपने किसी सिस्टम के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल करनी है तो उस सिस्टम को सिर्फ आपने उसको सिर्फ डेटाबेस का मॉनिटर नहीं करना, उस सिस्टम को इटसेल्फ उसके हार्डवेयर को मॉनिटर करना होता है। क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ में क्या होता है कि आपको जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना उसको सेपरेट, यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर है, वैसे ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि आईटी में अगर आपने एक तरफ डेटाबेस एडमिन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सिस्टम एडमिन बैठे हुए हैं, या एक सिस्टम एडमिन होता है या एक डेटाबेस का, मोस्टली स्ट्रक्चर में बता देता हूँ आपको। मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि कंपनी में आप समझें कि आपको 3 लेवल के लोग मिलेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और आपको सिस्टम के साथ या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर / नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक बंदा, या उसका कोई असिस्टेंट हो सकता है। ये नेटवर्क और सिस्टम साइड के बंदे हुए, एक डेटाबेस एडमिन और उसका असिस्टेंट, एक आपके पास प्रोग्रामर या उसके असिस्टेंट, और उनका सबका एक मैनेजर। ये कहानी होती है जी। अब जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो जो सिस्टम साइड वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है इस मामले में पढ़ने की, इसकी डेटाबेस हर रोज़ ख़राब रहेगी, हमारे ऊपर ब्लेमबाजी करता रहेगा। तो वो कहते हैं कि यार ये पकड़ो सिस्टम, भाई ये आपका हार्डवेयर, आप जो मर्ज़ी करो, इस पर इंस्टॉलेशन करो, आप इसे ख़राब करो, जो मर्ज़ी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी 100%। इन दैट केस क्या होता है कि फिर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देख रहा है, ये सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन, इसका टेम्परेचर का स्टेटस क्या है जी, ये CPU 1 का टेम्परेचर आ रहा है, या 2 का टेम्परेचर आ रहा है, सिस्टम बोर्ड एग्जॉस्ट टेम्परेचर आ रहा है, ये इंटेल टेम्प सिस्टम बोर्ड इनलेट टेम्प का जो टेम्परेचर सारा कुछ आ रहा है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ से। ये लास्ट मंथ क्या था, लास्ट मंथ का ग्राफ आ रहा है, लास्ट डे क्या था, और फिर इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, वर्चुअल कंसोल, वर्चुअल कंसोल हमें क्या शो करवाएगा, वर्चुअल कंसोल हमें ये शो करवाएगा कि इसमें कितने रिमोट, देखें जी रिमोट प्रेजेंस पोर्ट, ये इसकी रिमोट पोर्ट है। क्या कोई बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसका क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ से एक्सेप्ट कर लें, डिनाई कर लें, रीड ओनली कर लें। सपोज समटाइम आपके हार्डवेयर में इशू आ जाता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया, सारा कुछ बंद है, लेकिन सिस्टम में जो है ना वो आ रहा, आप डेल के सपोर्ट सेंटर पे कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि मेरे सिस्टम में मसला आ गया, तो वो रिमोटली फिर इस तरह एक्सेस करके आपका काम करते हैं। तो यह आप काम खुद भी कर सकते हैं। अलर्ट्स हैं जी, अलर्ट्स में आप चले जाएँ, यहाँ पे सिस्टम की हेल्थ क्या है, स्टोरेज की हेल्थ क्या है, यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ हेल्थ आए हुए हैं टेम्परेचर्स, इनको रीड करना चाहिए आपको। इस पर एक्शन क्या होना चाहिए था, क्या पावर रिबूट हो जाना चाहिए था सिस्टम को, पावर ऑफ हो जाना चाहिए था। समटाइम आप चाहते हैं कि यार अगर एक हार्ड डिस्क ख़राब होना तो सिस्टम ही बंद हो जाए ऑटोमेटिक, हमें खुद पता भी ना चले,
तो आप यहाँ पे एक्शन सेट करके अप्लाई करें तो ये काम भी हो जाएगा। सेटअप में चले जाएँ आप जी। सेटअप में देखें नॉर्मल बूट है, तो अब ये बात वहीं पे आ गई, PXE बूट है, बायोस बूट है, लोकल आपने कहाँ से बूट करवाना है, लोकल सीडी रोम्स हार्ड ड्राइव से करवाना है, वर्चुअल फ्लॉपी से करवाना है, लोकल SD कार्ड से करवाना है, लाइफ साइकिल कंट्रोलर से करवाना है, UEFI डिवाइस। अब इसमें नॉर्मल बूट क्यों आ रहा है, ये कहानी है, ये बाद में मैं आपको बताऊँगा। ट्रबल शूटिंग में चले जाएँ जी, और लाइसेंसिंग में, और ये पूरी एक मतलब ये IDRC की सेटिंग है, ये जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ इसकी। यहाँ पे अगर आपको नेटवर्क सेटिंग में जाऊँ तो इसकी नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे मैंने डाली हुई, इसमें IP वगैरह सारे डाले हुए हैं। यूज़र अथेंटिकेशन, आप कहते हैं कि मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके दे दूँ मैं, बजाय कि एक यूज़र क्रिएट करके। आपने इस सारे इसको अपडेट करना है, सर्वर का प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं आप कि ये बैकअप करे, इसका बैकअप भी लगा सकते हैं, इस बायोस मतलब पूरा मुकम्मल इस प्रोफाइल का बैकअप भी लगा सकते हैं। सेशन कितने बने हुए हैं जी, इस टाइम में मेरे सिस्टम का IP 1.2 है और इससे एक्सेस करके मैं इसे बैठा हुआ हूँ। सेशन टाइप GUI है और टर्मिनेट अभी तक नहीं हुआ, और सेशन ID 6 है। इसके अलावा इसमें हार्डवेयर, बैटरीज, फैंस, फ़ैन की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपको फ़ैन की मैं इन्फॉर्मेशन देखता हूँ जी। फ़ैन 1, 6 फ़ैन इसमें लगे हुए हैं जी, और 360 RPM इसकी घूमने की स्पीड है। इसके अलावा CPU है, CPU जी मेरे पास CPU 1, 2 CPU फिज़िकल, और दोनों की ये 2100 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है जी, और हर CPU की 8 कोर है, ठीक है। और ये इसका मॉडल है, वर्जन इसका जी इंटेल Xeon CPU E5 2620 वर्जन 4 के लगे हुए हैं। इसकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन देखनी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये आपको शायद हो सकता है जब बायो से आप जाके देखें, सिस्टम को ऑन करें, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिले, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा। इस तरह मेमोरी इसमें रात जब भी मैंने पहले बात की, हार्ड रैम 4, 1 2 3 4 16 GB की 4 इसके अंदर रैम लगी हुई है। और कितनी और लग सकती हैं जी इसके अंदर, ये लग सकती हैं 1 2 3 4, ये इतनी सारी स्लॉट्स है इसके अंदर खाली पड़ी हैं। अभी इसके अंदर और लगाऊंगा मैं तो मेरे पास। और कनेक्शन टाइप नेम क्या है, कनेक्टर नेम क्या है, ये डिम है, डिम A2 वगैरह वगैरह ये सारी लगी हुई हैं। फ्रंट पैनल क्या है जी इसका, फ्रंट पैनल पे जनाब ये लाइव फ्रंट पैनल फीड। इस टाइम फ्रंट पैनल के ऊपर एक छोटी सी LED लगी होती है, उसके ऊपर क्या मैसेज आ रहा है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। नेटवर्क डिवाइसेस क्या है जी, इंटीग्रेटेड, ये कार्ड लगा हुआ है। पावर सप्लाई कौन कौन सी है इसकी, यहाँ पर देख सकते हैं 2 पावर सप्लाई हैं, दोनों इस टाइम ऑन है। और यहाँ से रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है, कोई USB है स्टोरेज है, और ये फिज़िकल हार्ड डिस्क। फिज़िकल हार्ड डिस्कों की बात करता हूँ जी मैं यहाँ से। फिज़िकल हार्ड डिस्कें मेरे पास लगी हुई हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, और फिर एक 7 और 8 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं। और आके लिखा हुआ है देखें यहाँ पे हॉट स्पेयर, डेडिकेटेड। इनको हॉट स्पेयर मैंने क्यों किया हुआ ये मैं आपको कहानी बताता हूँ। हर हार्ड डिस्क का जो साइज़ है 600 GB है, और उसकी बस टाइप का सैस, ठीक है जी। मैंने आपको सैस ड्राइव की बात की थी पहले। अगर सर्वर में हार्ड डिस्क की बात की जाए ना, तो सर्वर में 2 हार्ड डिस्कें ज़्यादा लगेंगी। SCSI ड्राइव आपको मिलेगी जो ख़त्म हो गई है, और अब सैस इंटरफेस पे आपको जिसे कहते हैं हम आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, साटा की बजाय सैस ड्राइव मिलेगी। और साटा मोस्टली आपको डेस्कटॉप PC या लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होती है। और यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क का क्या मतलब है जी। वर्चुअल हार्ड डिस्क मेरे पास, वर्चुअल हार्ड डिस्क का नाम मैंने रखा है VM-R5। यहाँ पे इसका स्टेटस ऑनलाइन। अभी थोड़ी देर पहले हम रेड की बात कर रहे थे, रेड 5 की बात कर रहे थे, तो ये मैंने रेड 5 बनाया हुआ है। अब देखें कि मेरे पास इसको मैं बाद में वैसे आपको बताऊँगा, इसमें सारा कुछ क्या इन्फॉर्मेशन इसकी सारी लिखी हुई है। अब यहाँ पर आते हैं हम जी वर्चुअल कंसोल में। वर्चुअल कंसोल में अगर मैं आऊँ और इसमें लॉन्च वर्चुअल कंसोल करूँ, तो ये मुझसे एक यहाँ पे एरर देता है सम टाइम। इसको एरर को हमने फिक्स करना होता है। इसको मैं रन कर लेता हूँ, कल मैंने इसको फिक्स कर लिया था एरर को। इसमें सर्टिफिकेट का एरर आता है, वो आपने क्या करना है, चुप करके लो जी। ये मेरे पास एक सर्वर है, और सर्वर के ऊपर क्या चल रहा है मेरे पास, इस सर्वर के ऊपर मेरे पास VMware ESXi 6.5.0 एक VMware का सर्वर चल रहा है। और इस VMware को एक्सेस करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। यानी कि इस सर्वर को जिसकी बायोस को इस टाइम एक्सेस किया हुआ है, उसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है। जब मैं इसको ना आपको सिर्फ ये एक यहाँ से लाइव सेशन दिखा रहा हूँ आपको, रूट, और इसका पासवर्ड डालता हूँ मैं, दैट इज़ अवेलेबल ऑन माई साइड ओनली। यहाँ पे इसने एक सर्टिफिकेट का एरर दिया। फर्स्ट टाइम जब हम इसे एक्सेस करते हैं तो सर्टिफिकेट का एरर देता है। मैंने इसको नेक्स्ट किया, फिनिश किया, और यहाँ पे मेरे पास ये ओके हो गया जी। और मैं इसको
इग्नोर करता हूँ, नेक्स्ट टाइम उससे ना पूछे और मेरा कनेक्शन बना दे बहरहाल इसके साथ। इसका ये दूसरा काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ से ब्राउज़र में भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब ESXi होस्ट को, ये आपके डेटाबेस सेम यही सिनेरियो होगा। मैंने अपने डेटाबेस का डाटा सेंटर ऐसे बनाया है कि मैंने एक सर्वर लिया जो मेरे पास मैंने अच्छी कैपेसिटी का सर्वर ले लिया, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, जिसके मैं प्रोसेसर और रैम वगैरह सारा कुछ दिखाया है आपको। और उस अच्छी कैपेसिटी के सर्वर पे मैं बजाय कि OS एक करता, मुझे अगर मैं इस पर लाइव OS कर देता तो डेटाबेस में क्या होता है कि समटाइम आपको डेटाबेस एक टाइप की नहीं चाहिए होती, समटाइम डेटाबेस आपको जो है डिफरेंट टाइप की चाहिए होती है। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, 0.10 मेरे ESXi सर्वर का पासवर्ड है। यहाँ पे फिर इसने मुझे एक्सेप्शन एरर दे दिया, मैंने इसका कन्फर्म, और इसने मुझे एक अगेन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो आ रहा है मेरे पास इंटरफेस, ये मेरे पास सर्वर, अगर मैं खोल के देखूँ ना सर्वर के साथ LED की तार लगाऊँ अपनी LCD की, तो मेरे पास ये इंटरफेस आ रहा होगा। और 0.10 मेरे पास ESXi सर्वर इंस्टॉल है। ESXi सर्वर को मैंने एक्सेस कर रहा हूँ अब थ्रू ब्राउज़र, जो मेरे पास है एडमिन, और इसका अगेन रूट। ये मैंने इसको एक्सेस कर लिया। इसको रिमेंबर मैंने अपने लैपटॉप पे करना है। ओके, दिस इज़ माई लैपटॉप। इसमें एक्सेस करने का मतलब ये है कि मुझे भरोसा है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ इस पर, और ये एक्सेस नहीं हो रहा। मे बी पासवर्ड एरर है, या मुझे खुद ही भूल गया है कि पासवर्ड ड्यू टू इनकरेक्शन ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड रूट है जी। ओके, अगर मैं ज़्यादा रीट्राई करूँगा तो ये लॉक भी हो जाएगा, और मैं लॉक करना नहीं चाहता अपने लाइव सर्वर को। खैर जी, ओके जी, मेरे पास ये एक्सेस हो गया। इस पे मैं इसको जो है ना वर्चुअल मशीन कुछ बनी हुई है, ये सारा कुछ आपके सामने। इसलिए अब ये देखें, मेरे पास 3 सर्वर मैंने इस टाइम बनाए हुए हैं। एक मेरा ओरेकल का सर्वर है जो मेरे पास लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एक मेरे पास टेस्ट सर्वर है। इसको यहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ ब्राउज़र में, अगेन मेरे पास एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ से कंसोल में मैं जाके सेंड कीज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास इसका पासवर्ड देता हूँ मैं। सिर्फ शो करवाने का मकसद क्या है आपको, कि आपको ये पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। यहाँ पे ये मेरे पास कुछ चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर। मैं ये इस सिस्टम को मैं करता हूँ फौरी तौर पे। इसकी कुछ सर्विसेज हैं, मैं इनको भी शट डाउन कर देता हूँ पहले सर्विसेज को, ताकि मुझे मसला ना हो। मैंने सिर्फ आपको रीस्टार्ट करा के दिखाना ताकि आपको बायोस का पता चल जाए। ये बायोस को रीस्टार्ट करने के लिए ना आपको मैं सारा कुछ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीस्टार्ट सिस्टम कैसे होता है, और आपको कैसे नज़र आ जाएगा कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। मैं आपको सेटअप भी खोल के दिखा दूंगा और फिर दोबारा भी रीस्टार्ट करके दिखा दूंगा। मे भी हो सकता है कि इस प्रोसीजर में आपको जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। अभी तक हमने GPT की बात की थी। ओके, जैसे जैसे ये सर्विसेज स्टॉप होती हैं, ओके मैं इसको कर लेता हूँ। और टिल दैट टाइम हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बेसिक डिस्क में और GPT डिस्क में क्या फ़र्क है। ये मेरे पास एक रिमोट मशीन और भी खुली हुई है, और यहाँ पे मैं देखूँ, मैंने बात की थी कि आपको जो MBR है ना, वो मैक्सिमम 2 TB की हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है। और 2 TB से अगर ऊपर की हार्ड डिस्क आपके पास है तो फिर MBR उसको सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए आपको GPT की ज़रूरत पड़ती है। और ज़ाहिर है, जब 2 TB से ऊपर हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं करेगा तो आप 2 TB से ऊपर की पार्टीशन भी नहीं बना सकते। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, साथ साथ मैं इसको भी देखता रहता हूँ जी, ताकि मेरी ये जो सर्विसेज हैं सारी बंद हो जाएं जल्दी जल्दी। ये मेरा एक Oracle 11G का डेटाबेस का सर्वर है, उस पर Oracle 11G का ही एक मेरे पास जो है एप्लीकेशन सर्वर है, और उस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है जी। और यहाँ पे फिर ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें हमारी मैनेज हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जी आपके लिए क्या करता हूँ कि आपके लिए मैं ये करता हूँ, इसे ना फोर्सफुली शट डाउन कर देता हूँ ताकि एक ये सिस्टम मेरा बंद हो जाए। और ये भी मेरा सिस्टम बंद हुआ। अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ ताकि हमें बायोस वाला काम जो है ना हम पहले कर लेते हैं, बाद में हम GPT की और इसकी तरफ आते हैं। ओके जी, जल्दी करें जी। यहाँ पे टाइम हैज़ नो लिमिट,
बट हो सकता है कि आपको जो है ना बहुत परेशानी हो रही होगी कि यार इतना लंबा लेक्चर क्या बनेगा, कैसे होगा ये। हाँ पासवर्ड भाई आप लग जाओ, क्यों नहीं लग रहे हैं आप। सम टाइम क्या होता है कि बंदे के पास इतने जो है ना सिस्टम्स के पासवर्ड्स होते हैं कि बंदा जो है ना खुद ही सारा कुछ भूल जाता है। मैं इसको सिंपली करूँगा शट डाउन। ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखें जी, मैं प्रोडक्शन सर्वर्स को अपने को स्टेक पे लगा रहा हूँ आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो आप अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको क्या कुछ करना चाहिए और किस लेवल की मेहनत करना पड़ती है चीज़ों को सीखने के लिए। तो मकसद सिर्फ डेटाबेस को सीखने से कुछ नहीं आ जाएगा, आपको बाकी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आपको सिर्फ ये पता होगा ओरेकल 11 जी डेटाबेस क्या है, और आपको कोई पूछ ले कि यार आपने उसको सन सोलरिस पे कैसे इंस्टॉल करना है, और आप वहाँ पे आगे से हंसना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो बंदा इंटरव्यू देने के लिए ना जाए। वो जाके जो है ना पहले सन सोलरिस को आके सीख कर उसके बाद फिर कोई काम करें। ओके जी, मेरे ख्याल में ये दोनों मशीनें मेरे पास बंद हो गई हैं। अब मैं इस टाइम क्या करूँगा, मैं यहीं से रिमोट से बैठ के होस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ शट डाउन। यहाँ पे मेरे पास एक शट डाउन के ऑप्शन है। नहीं, मैंने इसे शट डाउन कर दिया, या मैं कहता हूँ कि इसे यार इस होस्ट को मेरे को रिबूट कर दो। मैंने इसको रिबूट किया, और जैसे मैंने रिबूट किया तो इधर हम देखते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है इसके ऊपर क्या होता है। सबसे पहले मेरा इसका सेशन जाएगा, और इसका सेशन जब जाएगा तो देखता हूँ कि मैं गया या नहीं गया। दूसरा तरीका मेरे पास ये भी था कि मैं इसको देखेंगे ऑटोमेटिकली शट डाउन का प्रोसेस जो है ना शुरू हो गया स्टार्ट। अब ये मेरा इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखें अचानक आपको ना सर्वर की तेज़ी से फैंस की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये मेरा सिस्टम चल रहा है इस टाइम, और ये सेम वही आईपी जो मैंने एक्सेस करना था यहाँ पे किया हुआ है, वो आईपी आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। F2 से मैं जिस सिस्टम के इसमें जाने की कोशिश करता हूँ, मैंने F2 दबाया अपने लैपटॉप से, और जैसे मैंने F2 को दबाया है तो मेरे पास मेरा वो सिस्टम जो मेरे डाटा सेंटर में रखा हुआ है सर्वर, यानी कि देखें उसका सेटअप एक्सेस हो गया है। ये बहुत सारे लोगों के लिए तो एक आम सी बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सबसे पहले मैं सिस्टम के बायोस में जाता हूँ जी, और देखें यहाँ पे मेरे पास माउस भी काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि UEFI की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको माउस चलाने की फैसिलिटी मिल जाती है। अभी मैं सर्वर के ऊपर भी जाकर वहाँ पे माउस चला रहा हूँ, तो वहाँ पे माउस चल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मैं वही बता रहा था आपको। इसको बैक जाता हूँ यहाँ से मैं, यहाँ पे साटा, ये देखें जिस एम्बेडेड साटा को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। यहाँ पर रेड मोड भी ऑन नहीं है, AHCI मोड भी नहीं है, ATA मोड भी ऑन नहीं है। ये क्यों ऑन नहीं है? इसके रीज़न ये है कि मैंने अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेड को, तो हमारे पास रेड 2 किस्म का है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे इन चीज़ों का पता चल जाए। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास रेड 2 किस्म के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड होते हैं और एक हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड रेड होते हैं। जो मेरा ये सर्वर है इसके अंदर हार्डवेयर बेस्ड रेड लगा हुआ है। सॉरी फॉर द मिस कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड्स। और ये इंटीग्रेटेड डिवाइसेस हैं जी। ये मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ से। मैं दिखाने का मकसद क्या था कि आप सेटअप जो सिस्टम का खोलेंगे ना तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। ओके जी, यहाँ पे मैं कहीं जाता हूँ इंटीग्रेटेड डिवाइसेस अगर मेरे पास हैं, नहीं सॉरी वापस, और इसको मैं फ़िनिश करता हूँ जी। फ़िनिश किया। अब यहाँ पे कहीं मेरे पास और मज़ीद फ़िनिश करता हूँ तो मैं बायोस से निकला भी। अब मैं IDRC की सेटिंग में आ जाता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, ये सारा कुछ मेरे सामने खुला। डिवाइस की सेटिंग में जाता हूँ। डिवाइस की सेटिंग में जाऊँगा तो देखें मेरे पास इंटीग्रेटेड रेड कंट्रोलर और डेल पर्क H730 मिनी कन्फिग्रेशन यूटिलिटी। तो मेरे पास ये एक रेड कार्ड लगा हुआ है हार्ड सिस्टम के अंदर। यहाँ पे मैं यही चीज़ आपको जो स्लाइड में दिखा रहा था कि मेरे पास मेरे सिस्टम में इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ से बड़ा नहीं करता बल्कि मैं इसको समटाइम मेरे पास इसका ना रिकॉर्डिंग का इशू आ जाता है, तो मैं इसको यहाँ से और मैं यहाँ पे सिस्टम पे जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से इसको मैंने जूम किया तो ये देखें हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 और ये मल्टीपल हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं। सेम यही हार्ड डिस्कें मेरे पास लगी हैं, लेकिन मेरे पास 8 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे 8 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं तो क्या ये डायरेक्टली बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रही है? नहीं, ये हार्ड डिस्कें जो लगी हुई हैं इनको कंट्रोल कर रहा है एक इंटरफेस जिसे हम रेड कंट्रोलर कहते हैं। उस रेड कंट्रोलर की अपनी खूबियाँ, अपनी जो है ना उसकी फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब वो जो रेड कंट्रोलर है ना वो बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये हार्ड डिस्कें डायरेक्टली बोर्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही। जब मैं AHCI मोड की बात कर रहा हूँ आपसे, आटा मोड की बात कर रहा हूँ, तो मैं उन हार्ड डिस्कों की बात कर रहा हूँ जो आपकी
बोर्ड के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप सिस्टम है आपके पास, या आपका ऐसा सिस्टम जिसमें रेड कार्ड ही नहीं लगा, तो उसमें क्या करेंगे, वो आपके 10 हार्ड डिस्क हैं, 10 के 10 हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में शो होंगी। लेकिन यहाँ पे केस ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं फिर इसकी ये खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये फिनिश बैक जाता हूँ वापस, और इसको भी मैं फिनिश करता हूँ। यहाँ पे कहीं ये मैंने इसको स्टार्ट किया जी, और इसको मैं करता हूँ एक काम कि इसको यस मैं रिस्टार्ट करने लगा हूँ जी सर्वर को। ये रिस्टार्ट होगा, आपने बस इसे देखना है। अब मेरे पास 600 GB की 6 हार्ड डिस्कों की कैपेसिटी मेरे पास होनी चाहिए, और 2 मैंने जो है ना वो हॉटस्पेयर की हुई है। वो हॉटस्पेयर क्यों की हुई है, ये मेरे पास सिस्टम अब चल रहा है इस टाइम, यानी कि सर्वर को मैंने समझें कि रिस्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर जो भी मेरे पास जो चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई, और अब मेरे पास सर्वर जो है रिस्टार्ट होना शुरू हुआ। इसने लोडिंग की, ये बूटिंग फ्रॉम PXE डिवाइस करेगा, स्टार्टिंग PXE IP ऊपर V4 IP वर्जन 4 करेगा। ये उस वक्त होता है जब आपने अपने सिस्टम में सैन लगाई हुई है और आपका सिस्टम में कोई स्टोरेज नहीं है, आपका जो सर्वर है, और आपने के सिस्टम ने डायरेक्टली जो है सैन डिवाइस के स्टोरेज से बूट करवाना है, या वहाँ से अपने जो बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करना है। ये वही प्रोसेस है कि इसने अभी MBR को ये सर्च करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये सारा एक प्रोसेस चला, और ये MBR को सर्च करेगा। MBR इसे कहाँ से मिलेगा, या GPT से कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हार्ड डिस्क से, क्योंकि हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा होता है ना। तो सिस्टम रोम के अंदर तो उस MBR की इन्फॉर्मेशन होती है बस, कि वो MBR कहाँ पे। जब वो MBR मिल गया या उसे GPT टेबल मिल गया, तो आगे की कहानी फिर वहाँ से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे मैं एस्केप दबाऊँ तो मेरे ख्याल में ये कैंसिल भी हो सकता है। चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट करते हैं। अनटिल दैट जी मैं आपको ये बता दूँ जल्दी जल्दी साथ साथ ना, इस सिस्टम को हमने खोला ताकि आपको ये स्क्रीन भी देखें जी। वो जी चली स्क्रीन और नेक्स्ट मूव हुआ, और ये मेरा VMware सर्वर, क्योंकि मैंने उस सर्वर के ऊपर डायरेक्टली VMware को इंस्टॉल किया हुआ है, VMware का ESXi सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरे पास चला, और चलने के बाद मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हुआ अभी तक। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने चलाना है। ये देखें जी 64 GB मैंने 16 GB की मैंने आपको बताया, 4 मेरे पास रैम्स लगी हुई हैं, और डेल पावर है 730 सर्वर है, और यहाँ से बाकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख लेते हैं। और इस सिस्टम के ऊपर ये लोड हो गया। अभी तक मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चले, अभी इसकी ये सारा कुछ चल रहा है, ये इसका कर्नल लोड सक्सेसफुली, और ये सारी चीज़ें इसकी लोड हो रही हैं। इसका मतलब है कि चाहे मेरे पास ESXi सर्वर है, उसका भी GPT टेबल होगा, उसका भी कोई MBR का सेटअप होगा, तभी तो वो हार्ड डिस्क को कॉन्फ़िगर करेगा ना। तो अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की सूरत में अगर समझने की कोशिश करें, तो मेरे पास सबसे पहले लेयर क्या हुई, अभी मेरे पास मैं आपको बताने की लेयर्स की समटाइम बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे मेरे पास हार्डवेयर है, HARD हार्डवेयर, और सेकंड नंबर पे मेरे पास, सॉरी मैंने आपको पहले बताया आज मेरे माउस में कोई मसला है। ओहो भाई इंज ना करो। तो यहाँ पे सेकंड लेयर पे मेरे पास सॉरी अगेन ESXi सर्वर है, और ESXi सर्वर के ऊपर मेरा है जनाब OS, जो मेरा हो सकता है Windows/Linux, ठीक है जी। और इस सर्वर के अंदर फिर मैंने पार्टीशंस बनानी है, ठीक है। तो कहीं जब OS बन चुका होगा इसके दरमियान, और यहाँ पे फिर मैं कहीं OS के ऊपर मेरी डेटाबेस आएगी, डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर फिर फाइलें कहाँ पे पड़ी होंगी, वो यहीं पे कहीं पड़ी होंगी। तो सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर, फिर ESXi सर्वर, फिर विंडोज़। तो अब लॉजिक्स देखें आप, ESXi सर्वर ने स्टोरेज को अपने हिसाब से पार्टीशन कर लिया है पहले। उन पार्टीशंस के ऊपर हम OS के थ्रू पार्टीशंस बनाएंगे जो हमें नज़र आएंगी। देखें जी यहाँ पे ये लोड हो गया, ओके जी, ये मेरे पास सारा कुछ चल रहा है। अब मैं वापस सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर पे मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे अगर हम खोलें इसे, और यहाँ पे कहीं स्टोरेज की मेरे पास फिजिकल हार्ड डिस्क, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास 6 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, 8 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, 0 से स्टार्ट हुई तो 1 से लेकर 7 तक। 6 हार्ड डिस्क हैं ऑनलाइन और 2 रेडी हैं। ये रेडी क्यों, डेडिकेटेड में लिखा हुआ है। और यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क देखो। अब ESXi सर्वर के अंदर मैंने रेड कंट्रोलर के थ्रू क्या किया, इन 6 हार्ड डिस्कों को मर्ज किया आपस में।
तो मेरे पास अभी कैपेसिटी शो हो रही है सर, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोबारा। फिज़िकल हार्ड डिस्क पे अगर मैं क्लिक करूँ हो जा शायद मेरा सिस्टम जो है ना वो स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है सम टाइम। तो कैलकुलेटर में अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास 558 .38 सॉरी 5, ये मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, इंटू 6 में करता हूँ। तो 3338 GB मेरे पास टोटल स्पेस होनी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास 2791 GB। बाकी स्पेस कहाँ गई? बाकी स्पेस रेड खा गया है। अब ये क्यों हो गई है? अब मैंने इसके ऊपर किया रेड 5। रेड 5 के अंदर लिमिटेशन होती है कि जो आपकी एक हार्ड डिस्क है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो माइनस में करता हूँ इसके अंदर से, फॉर एग्जांपल मैं 1200 कर लेता हूँ। तो 2148 GB कहीं मेरे पास से आ रही है। अब एक हार्ड डिस्क मेरी गायब है, एक हार्ड डिस्क की मुझे स्टोरेज नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो बात की बातें कहानियाँ हैं। अब मैं जाऊंगा जनाब अपने यहाँ पे दोबारा वापस आता हूँ अपने इस पे फायरफॉक्स पे, जो मैंने खोला हुआ था शायद, या अभी बंद कर दिया है। मैं फायरफॉक्स पे दोबारा आया और यहाँ पे मैंने आके 10 को एक्सेस किया। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आया था कि मेरे पास पहले से सेव हो गया। ये मेरा लैपटॉप है, टेस्ट में इस पर करता हूँ कि ये लैपटॉप मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं करता। और इस ब्राउज़र को मैंने कहीं इंटरनेट की किसी साइट पे ऑन भी नहीं। देखें जी सारी, अब स्टोरेज मेरे पे देखें जी 808.9 जी, ये 818.49 GB जो है ना मेरे पास स्पेस है जो यूज़ हो गई है। ये मेरा सारी रैम और ये ESXi सर्वर की कैपेसिटी। और टोटल मेरे पास कितनी 2.72 TB मेरे पास टोटल कैपेसिटी है। और ये TB एक हार्ड डिस्क की नज़र नहीं आ रही, ये 6 हार्ड डिस्क मिल के इतनी स्पेस बना रही है मेरे पास। अभी जब स्पेस बन गई इसके अंदर, फिर मैंने ये 2 वर्चुअल मशीनें मेरे पास, इनको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये पावर ऑन नहीं है, इनको पावर ऑन यहाँ से होंगी, नहीं यहाँ से होंगी जी ऑन, ये ऑन हो गई हैं जी। और तीसरी मेरे पास एक ये, और ये इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब ये मैंने को ऑटोमेटिक स्टार्ट पे लगाया हुआ है। कैसे लगाया हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सिस्टम चले तो ये भी मशीनें ऑन हो जाएं। ये जब ऑन हो गई तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नई मशीन बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट और रजिस्टर न्यू VM, तो ये मुझसे पूछा है नई VM। मैं कहता हूँ ठीक है जी। ये कहता है जी इसका नाम क्या रखना है? मैं कहता हूँ टेस्ट नाम रखना है। नेक्स्ट करता हूँ। वो कहता है जी गेस्ट फैमिली OS करना है, लिनक्स करना है, मैक करना है, अदर विंडोज़। मैं कहता हूँ विंडोज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज़ में कौन सा करना है जी? मैं कहता हूँ कि मैंने विंडोज़ में जनाब करना है 2016 64 बिट करना है जी। नेक्स्ट। और यहाँ पे कितनी स्पेस चाहिए? अब वो कह रहा है ये स्पेस है मेरे पास टोटल, इसमें से 1.92 TB फ्री है अभी। और मैं इसमें वो कह रहा है जी मुझसे, अब यहाँ पे पूछेगा नेटवर्क कार्ड कितने अटैच करने हैं और सारी चीज़ें, कितनी हार्ड डिस्क देनी है, कितनी हार्ड डिस्क कितनी एक देनी है और कितनी देनी GB। यहाँ पे मैं सारा कुछ बताऊँगा इसे। अब मैं जाता हूँ बैक और बैक क्लिक करता हूँ तो ये देखो टाइप VMFS, ये इसका अपना फाइल सिस्टम है और इसने डाटा स्टोर बना लिया है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ तक तो थी जनाब इन बायोस की बात। तो मेरे पास बायोस क्या है जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं अभी तक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 730 का जो सिस्टम है मेरे पास, ये सिस्टम वो है जिसके ऊपर बायोस UEFI है। और UEFI के अंदर हमें GPT पार्टीशनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ये देखें जी, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है ना जी, लैपटॉप के अंदर ये किसी एक, नहीं ये भी UEFI या बायोस, UEFI नए लेटेस्ट बायोस में इन्हें कहूँगा, लेटेस्ट बायोस हैं ये। और लेटेस्ट बायोस के अंदर हमारे पास जो है UEFI है या बायोस है। अगर हम बायोस को यूज़ करेंगे तो हम MBR स्टाइल पे चले जाएंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बायोस उठाएगा। UEFI पे अगर हम शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमें GPT डिस्क की पार्टीशनिंग का स्टाइल भी मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, यहाँ पे मेरे पास एक हार्ड डिस्क है 3000 GB की, मैंने इसे स्पेस दी है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसे ऑनलाइन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो वो कह रहा है इनिशियलाइज़ करो इसे। इनिशियलाइजेशन के लिए कहा, मैंने कहा ओके जी इनिशियलाइज़ किया। अब जब इनिशियलाइज़ किया तो उसने कहा जी MBR के थ्रू इसने करना है या GPT के। मैं कहता हूँ MBR करो। तो जैसे मैं इसे MBR करूँगा तो उसने क्या किया, उसने 2 पार्टीशन इसकी कर दी क्रिएट, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
हालांकि मैं तो चाह रहा था कि इसे एक ही उसमें हिस्से में करे। इसका मतलब क्या हुआ कि MBR जो है 2 TB से ऊपर सपोर्ट नहीं करता। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये भी डिलीट नहीं हो रहा, तो मैं इसको वापस करता हूँ, कन्वर्ट टू GPT करता हूँ। ठीक है जी, जैसे मैं इसे GPT करूँगा देखो वापस आ गया। ठीक है, अब MBR में कह रहा वापस कन्वर्ट करो तो इसकी 2 पार्टीशन बन जाएंगी। लेकिन अगर मैं GPT में करूँगा तो मेरे पास, अब मैं इसके अंदर बनाना चाहता हूँ सिंपल वॉल्यूम, और मैं कहता हूँ मैं 3 TB का ही बना लूँ, तो मेरे पास 3 TB का भी एक वॉल्यूम, इसको क्विक फॉर्मेट करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अब देखो GPT है चाहे मेरे पास MBR है, दोनों मेरे पास बेसिक और डायनेमिक का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं ये डिस्क कर देता, इसको मैं डिलीट करता हूँ वॉल्यूम को यहाँ से, श्रिंक के ऑप्शन मैंने पहले बताई थी आपको कि आपने इसके अंदर ही एक और पार्टीशन बनी है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट किया। अब मैं इसे वापस कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट टू MBR। जैसे ही मैंने MBR में कन्वर्ट किया तो उसने पार्टीशन 2 कर दी इसकी, ऑटोमेटिकली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर हम नए पार्टीशन बना सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं पार्टीशन बना सकता हूँ। इसका क्या करूँ जी अब? तो देखो उसने इतनी स्पेस ही खाली छोड़ दी, यानी अनअलोकेटेड स्पेस आ गई, ये यूज़ ही नहीं हो सकती कहीं। तो 3 TB की हार्ड डिस्क अगर मेरे पास लगी है तो मुझे उसे GPT पार्टीशनिंग स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अक्सर ये आपको इशू आ सकता है जब आप बड़े हैवी ड्यूटी जो है ना स्टोरेज लगाते हैं, या आपके पास कोई 100 TB की हार्ड ड्राइव है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको GPT पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और GPT में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप मोर देन 2 TB हार्ड डिस्क की पार्टीशन बना सकते हैं। और उसके अंदर जो आपका स्टाइल होता है, जो आपके पास टेबल जैसे MBR का पार्टीशनिंग टेबल है, इस तरह जिस तरह टेबल जो होता है GPT का, उसमें आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि आपके पास जो एरर्स को कंट्रोल करने के मैकेनिज़्म ज़्यादा हैं। मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हैं, शायद यहाँ पे कहीं GUID पार्टीशन टेबल में ये आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये आपके पास उस वक्त अवेलेबल होगा जब आपकी जो बायोस हैं वो UEFI बेस्ड हों। UEFI बेस्ड का मतलब, सबसे पहला तो आपको मैंने उसका तरीका ये बता दिया कि वो ग्राफिकल होती हैं। देखिए यहाँ पे भी ये आपको ग्राफिकल चीज़ नज़र आ रही है, ब्लैक स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। ब्लैक स्क्रीन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से पावर ऑन किया इसको, और यहाँ पे मैं इसको ना F2 करता हूँ, अगर मेरे पास हो जाए कहीं ये, इसकी बायोस में जाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर चला गया तो नहीं, इसने जी विंडोज़ को ही लोड करना शुरू कर दिया है, तो मैं इसको पावर रीस्टार्ट कराता हूँ। रीस्टार्ट अगर मैंने करवाया इसे, देखते हैं कि ये रीस्टार्ट होता है कि नहीं होता। ओके 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 ओके, तो कंट्रोल आल्ट इंसर्ट का एक बटन होता है जिससे रीस्टार्ट हो जाता है। आल्ट इंसर्ट, और ये देखें जी बायोस खुल गई मेरे पास। ये बायोस मेरे पास सिंपल बायोस हैं, लेकिन जो मेरे पास लेटेस्ट बायोस आ गई हैं वो बायोस मेरे पास दूसरी हैं। इसमें वही मास्टर स्लेव और सारी ये फोनिक्स की जो इसकी VMware की अपनी बायोस हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करता यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास लेटेस्ट बायोस होनी चाहिए, और लेटेस्ट बायोस जो आपके पास हैं वो हैं UEFI। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं जी, UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस सपोर्टेड बाय GPT। और जब आपके पास ये बायोस होंगे तो फिर आप GPT पार्टीशनिंग स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? उसके अंदर आपको सिक्योर बूट का ऑप्शन मिलता है। आप उस लेवल पे जाके GPT फिर उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 TB की हार्ड डिस्क पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि VMware ने कौन सी पार्टीशनिंग स्टाइल उसने अडॉप्ट किया होगा? उसने GPT किया होगा या उसने बायोस वाला किया होगा, MBR वाला? मेरे ख्याल में उसने जब 3 TB की पार्टीशन, अब देखें मेरे पास हार्ड डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट 600 GB की है, वो तो मुझे रेड कार्ड ने बना के दिया ना उसे 2 पॉइंट समथिंग TB की। लेकिन मेरे पास, अब आपके पास शर्त ये ज़रूरी है कि आपके पास जो हार्ड डिस्क है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास हम मल्टीपल हार्ड डिस्कें लगा के, छोटी हार्ड डिस्कें क्यों लगाते हैं? हम छोटी हार्ड डिस्कें इसलिए लगाते हैं कि हमने रेड बनाना होता है, ताकि हमारे पास मोर ज़्यादा हमारे पास सिक्योर रेड कंट्रोलर आ जाए। अभी रेड कंट्रोलर्स की जब हम बात करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें आता है जी MBR इज़ नथिंग बट अ मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड कहाँ पे अवेलेबल होता है? हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में अवेलेबल होता है। फिर हमारे पास जी, और इसके अंदर मैक्सिमम 4 पार्टीशन आप बना सकते हैं यूजिंग MBR, और 4 पार्टीशन के अंदर आप GPT फिर आपके पास ये है अवेलेबल। GPT में जी आपके पास
जो है 128 पार्टीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बैकअप ज़्यादा मिलता है, इसके अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिलती है। फिर बायोस हैं, और बायोस में आपके पास दो टाइप्स हैं। अगर आप बायोस को यूज़ करेंगे तो आप MBR टाइप के पार्टीशन स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, GPT को यूज़ नहीं कर सकते। अगर बायोस के अंदर आपने UEFI बायोस को यूज़ कर लिया, जो लेटेस्ट बायोस है, तो फिर आप GPT पार्टीशन स्टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। और GPT के फिर मैंने सारे फ़ायदे बता दिए हैं। तो यहाँ तक मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना, जो भी टॉपिक है नेक्स्ट पार्ट 3 वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो चीज़ समझ नहीं आए तो आप पोस्ट ज़रूर करें, ताकि कम से कम हम उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। आखिर पे फिर वही क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि Oracle 11g डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो आपको इंस्टॉलेशन करने से पहले जितने भी आपको फेसेस से गुजरना पड़ेगा, आपने हार्डवेयर परचेज़ करना है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ठीक होगा, ये सारी चीज़ें बता के फिर हमने Oracle, और ये उन लोगों के लिए है ये पार्ट जिनको बेसिक नॉलेज है, जिनको पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम का पता है, हार्डवेयर का पता है, जो पहले से वेल नाउन है इस मामले में, उनके लिए इस पार्ट के बाद का, यानी कि जो जहाँ से बेसिक हम डेटाबेस की इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे वो होगा। ओके जी।